आज के मुख्य समाचार। पार्टी नहीं गुट चलाते हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। चमियाना जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन की जयराम ठाकुर से भेंट। पश्चिमी विक्षोभ करेगा मौसम का मिजाज बदलने की तैयारी। बैंड बाजू और नाटी के साथ खुश विक्रम सेन की जीत का जश्न। शिमला में रुद्र सेना देवभूमि की चिंतन बैठक आयोजित। भड़की आग, वन्य जीवों पर मंडराया संकट। अब समाचार विस्तार से। जिला परिषद चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद चमियाना क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन ने पहली बार हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान क्षेत्र के विकास, जन समस्याओं और भविष्य की योजनाओं को लेकर चर्चा भी की गई। मुलाकात के बाद खुश विक्रम सेन ने कहा कि जनता ने उन पर जो विश्वास जताया है उसे वे पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनाव में मिली जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता की जीत है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और युवाओं के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान लोगों ने जो अपेक्षाएं उनसे जताई है उन्हें पूरा करना उनका सबसे बड़ा दायित्व रहेगा। मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा धर्म जनता की सेवा करना होता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि खुश विक्रम सेन क्षेत्र के विकास के लिए पूरी निष्ठा के साथ कार्य करेंगे और लोगों की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर उठाएंगे। खुश विक्रम सेन ने कहा कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के समक्ष चमियाना और आसपास के क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे रखे हैं। इनमें सड़क सुविधाओं का विस्तार, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना तथा स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने जैसे विषय शामिल है। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में राजनीति से ऊपर उठकर जनता के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी होती है। चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए निरंतर जनसंपर्क और विकास कार्यों पर ध्यान देना आवश्यक है। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खुश विक्रम सेन ने कहा कि मैं क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि चुना है। यह जीत लोगों के विश्वास और समर्पण का परिणाम है। मैं हर गाँव, हर परिवार और हर वर्ग की आवाज को जिला परिषद में मजबूती से उठाता रहूंगा। क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे और जनता को कभी निराश नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि युवाओं, महिलाओं और किसानों से जुड़े मुद्दों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों को गति देने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित भी किया जाएगा। ये लोकतंत्र है, जो जनता चाहेगी वही होगा। डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। आप जानते हैं, तो जैसे लोगों की इच्छा होगी वैसे वैसे इस डेमोक्रेसी में होगा। ये तो एक मान सम्मान की बात होती है। आज हम जयराम जी के पास जो आए हैं, हमारे फॉर्मर सीएम, ये एक हम इस वजह से आए हैं क्योंकि इनका एक मान सम्मान है, वो देने के लिए आए हैं। पार्टी के लिए हम जो जीत लेके आए हैं वो उनको भेंट करने आए हैं, उनके चरणों में रखने आए हैं और दिखाने आए हैं कि अब जो है हम जोरों शोरों से लोगों की विश्वास जीत चुके हैं और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। राजधानी शिमला स्थित रोटरी क्लब में रुद्र सेना देवभूमि के संस्थापक राकेश उत्तराखंडी द्वारा एक विशेष मीडिया संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सनातन धर्म, देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक मूल्यों तथा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मूल निवासियों से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश केवल प्राकृतिक सौहार्द के लिए ही नहीं बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं, धार्मिक आस्थाओं और सामाजिक एकता के लिए देश भर में विशिष्ट पहचान रखता है। मीडिया को संबोधित करते हुए राकेश उत्तराखंडी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के रूप में जाना जाता है, जहां सदियों पुरानी परंपराएं, लोक संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं और सामाजिक मूल्य आज भी लोगों के जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आधुनिकता और तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश के बीच अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सुरक्षित रखना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा, लोक कला, लोक संगीत, देवी देवताओं की परंपराएं और सामाजिक सौहार्द
हिमाचल की वास्तविक पहचान है। इन मूल्यों को सुरक्षित रखना केवल सरकार की ही नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। राकेश उत्तराखंडी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बाहरी राज्यों से लोगों का आगमन लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में सुरक्षा और प्रशासनिक दृष्टि से उचित सत्यापन प्रक्रिया को प्रभावी बनाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए ताकि कानून व्यवस्था और सामाजिक संतुलन बनाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार के निर्णय संविधान और कानून के दायरे में रहकर ही लिए जाने चाहिए। मीडिया संवाद के दौरान राकेश उत्तराखंडी ने भूमि संरक्षण और अवैध अतिक्रमण के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और कानूनी प्रावधानों के अनुरूप अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उनका कहना है कि हिमाचल प्रदेश की भूमि, वन संपदा और प्राकृतिक संसाधन राज्य की अमूल्य धरोहर है। इनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए सरकार, प्रशासन और समाज को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी है। भूमि फाउंडेशन का आज रुद्र सेना की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया था, क्या कुछ उसमें हुआ और क्या उद्देश्य लेकर ये बैठक हुई है? ऐसा है कि रुद्र सेना देवभूमि हिमाचल के अंदर संगठन का विस्तार हो रहा है और देवभूमि हिमाचल की वादियां किसी से छुपी नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ की वेशभूषा, संस्कृति, आस्था हम सबकी एक है यहाँ की। लेकिन चिंताजनक है कि हिमाचल प्रदेश बढ़ते समय के साथ में जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसे हिमाचल के अंदर भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है। रुद्र सेना देवभूमि उत्तराखंड हिमाचल कानूनी तौर पे काम करता है, संगठनात्मक रूप से काम करता है, अर्थ धर्म राष्ट्र के लिए काम करता है, अर्थव्यवस्था सनातन धर्म के लिए काम करता है और राष्ट्र के प्रति समर्पित है। जन, जंगल, जमीन जो तीनों चीज है ये हर जातीय धर्म के लिए है, चाहे वो जनमानस हो। जंगल सभी के हैं, हम जंगलों को बचाने का काम करते हैं और जमीन को बचाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से कई लोगों ने कहा है कि यहाँ पे बड़े रूप में जमीनों में भी बहुत बड़ा घपला हुआ है। जहाँ 3 बीघे जमीन किसी ने ली थी, वहाँ 350 बीघे जमीन की रजिस्ट्री अवैध तरीके से कर दी गई है। और इस तरीके से प्रदेश के अंदर अवैध रूप से जो ढांचे बने हैं उनके लिए भी सरकार तत्काल व्यवस्था बनाए और अवैध अतिक्रमण माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हटाया जाए। जिस तरीके से डेमोग्राफी बदल रही है, प्रदेश के अंदर जो आता है उनका वेरिफिकेशन हो और जो प्रदेश के अंदर रहकर अवैध रूप से यहाँ कागजात बना रहे हैं, दस्तावेज बना रहे हैं, उस पर रोक हो। और साथ में जिस तरीके से मैं, क्योंकि रुद्र सेना राजनीति से ऊपर है, ये भाजपा कांग्रेस से परे हैं। प्रदेश के अंदर कांग्रेस बहुत अच्छा काम कर रही है, कांग्रेस नहीं व्यक्तिगत तौर पे हम उसकी सराहना करते हैं। कोई किसी अन्य राज्यों में कोई भाजपा काम करे उसकी सराहना करते हैं। हम परम पूज्य राजा वीरभद्र सिंह जी की यादों को साथ में लेते हुए, उनकी सोच को, उन्हीं सनातनी सोच को आगे लेते हुए उनको नमन करते हैं आपके मीडिया के माध्यम से। उनकी गो हत्या पर सबसे पहले हिमाचल में प्रतिबंध लगा था और साथ में जो है इसी तरीके से सनातन जागृति का काम हुआ था। तो क्योंकि अभी पीछे जो है हम पीडब्ल्यूडी मंत्री श्री विक्रमादित्य सिंह जी से भी मिले थे, कोशिश करेंगे कि अभी भी भेंट करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य राजनीति का नहीं है, हमारा उद्देश्य कहीं हिंसा फैलाना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष को दर्द देना नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपने हिमाचल देवभूमि को बचाना, उत्तराखंड को बचाना, देवभूमि की रक्षा करना, यहाँ के मठ मंदिरों की रक्षा करना और यहाँ की जनमानस की रक्षा करना, यानी मूल निवासियों को पहचानना, मूल निवासियों को सम्मान देना और यहाँ के लोगों को रोजगार देना। मैंने देखा है कि पौंटा साइड हो कहीं भी हो, बड़े बड़े पदों में बाहर के लोगों को बिठाया फैक्ट्रियों में, हमारे लोगों को बड़े बड़े पदों में नहीं बिठाया जा रहा है। हमारे लोगों को या तो चपरासी रखा जाता है या फिर वहां पे वर्कर्स रखे जाते हैं, लेकिन जो बड़े बीएम के पद है या फिर अन्य मैनेजर या सुपरवाइजर लेवल के पद है वो बाहर के लोगों को दे देते हैं। मैंने देखा है कि हमारे युवा रोज बेरोजगार घूम रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ आके मैनेजर बन रहे हैं, बड़ी बड़ी 2-2, 2.5 लाख सैलरी ले रहे हैं। इसलिए कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमारे लोगों को सम्मान मिले और इसी तरीके से जो है पूरे उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर रुद्र सेना का गठन हो रहा है। तो हिमाचल के अंदर जो है 12 जिलों के अंदर आज हमने संयोजक नियुक्त किए हैं, 12 पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी गठित की है, जिसमें जो है सर्वसम्मति से हम लोगों ने कई पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। जल्दी पूरे प्रदेश के अंदर बहुत अच्छा कार्य होगा।
हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के सराज क्षेत्र के जंगलों में लगातार लग रही आग की घटनाओं ने पर्यावरण प्रेमियों और वन्य जीव विशेषज्ञों को गहरी चिंता में डाल दिया है। बीते 10 दिनों के भीतर शेटाधार, छतरी और अब रानाबाग के जंगलों में आग की तीसरी बड़ी घटना सामने आई है। इन घटनाओं में अब तक लगभग 20 हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र आग की चपेट में आ चुका है, जिससे हजारों छोटे बड़े पेड़ पौधे और वन्य संपत्तियां जलकर राख हो चुकी है। जंगलों में भड़की इन आग की घटनाओं ने न केवल वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचाया है, बल्कि यहाँ रहने वाले असंख्य वन्य जीवों और पक्षियों के जीवन पर भी गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय जंगलों में आग लगना बेहद खतरनाक है, क्योंकि यह पक्षियों का प्रजनन काल होता है। इस दौरान पक्षी घोंसले बनाते हैं, अंडे देते हैं और अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ऐसे में जंगल की आग उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। वन्य जीव विशेषज्ञ के अनुसार मार्च से जून तक का समय पक्षियों के लिए ब्रीडिंग सीजन होता है। इस अवधि में अधिकांश पक्षी प्रजातियां अपने घोंसले बनाकर अंडे देती है और चूजों का पालन पोषण करती है। जंगलों में लगने वाली आग के कारण घोंसले, अंडे और छोटे छोटे चूजे पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। सराज क्षेत्र के जंगलों में कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण पक्षी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें मोनाल, कोकलास, बारबेट और जंगली मुर्गा, चकोर जैसी प्रजातियां प्रमुख है। ये सभी पक्षी इन दिनों प्रजनन की प्रक्रिया में रहते हैं। जंगलों में आग लगने के कारण इन पक्षियों के घोंसले और अंडे जलकर नष्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी संख्या में गिरावट आने का खतरा बढ़ जाता है। जंगलों में आग का असर केवल पक्षियों तक सीमित नहीं है। यहाँ रहने वाले कई स्तनधारी वन्य जीव भी इससे बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। सराज के जंगलों में तेंदुआ, बंदर, कक्कड़ और घोरल जैसे कई वन्य जीव भी पाए जाते हैं। अचानक भड़कने वाली आग के कारण इन जानवरों को सुरक्षित स्थानों की ओर भागना पड़ता है। इससे कई बार वे घायल हो जाते हैं या उनकी जान भी चली जाती है। जंगलों में रहने वाले छोटे जीव जंतु जैसे सांप, कीट पतंगे और अन्य प्राणी भी आग की चपेट में आकर बड़ी संख्या में नष्ट हो जाते हैं। इससे पूरे जंगल की जैव विविधता पर गहरा असर पड़ता है। वन्य जीव विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र सिंह का कहना है कि ब्रीडिंग सीजन के दौरान लगने वाली आग सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है। उन्होंने बताया कि इस समय पक्षी अपने घोंसलों से दूर नहीं जा पाते और अंडों तथा चूजों को बचाने की कोशिश में अक्सर आग में फंस जाते हैं। डॉक्टर सिंह ने बताया कि यदि इस तरह की घटनाएं लगातार होती रही तो इसका असर केवल वर्तमान पीढ़ी तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। कई दुर्लभ पक्षी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर पहुंच सकती हैं। जंगलों में लगी आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय ग्रामीणों और वन विभाग की टीमें लगातार प्रयास कर रही है। ग्रामीण अपने स्तर पर आग बुझाने के लिए जंगलों में पहुंच रहे हैं और वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर आग को फैलाने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सराज क्षेत्र का अधिकांश इलाका ढांक और खड़ी पहाड़ियों वाला है। इससे आग बुझाने का काम काफी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कई स्थानों तक पहुंचना बेहद कठिन होता है, जिसके कारण आग पर काबू पाने के लिए अधिक समय लग रहा है। उधर वन्य जीव विभाग के डीएफओ राजेश कुमार ने जंगलों में लग रही आग पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जंगलों में आग लगने का सबसे बुरा असर वहां रहने वाले वन्य जीवों पर पड़ता है। इससे न केवल जंगल की हरियाली नष्ट होती है, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र पर भी गंभीर प्रभाव पड़ता है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे जंगलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। बीड़ी, सिगरेट या जलती हुई माचिस जंगलों में फेंकना बेहद खतरनाक हो सकता है। इसके अलावा जानबूझकर जंगलों में आग लगाना एक जघन्य अपराध है और इससे प्रकृति को भारी क्षति हो सकती है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते जंगलों में लगने वाली आग पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका असर पूरे क्षेत्र के पर्यावरण संतुलन पर पड़ सकता है। जंगलों के नष्ट होने से जल स्रोतों, मिट्टी की उर्वरता और जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सराज क्षेत्र के लोग और प्रशासन और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जंगलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास को सुरक्षित रखा जा सके। जिला परिषद चुनाव में शानदार जीत दर्ज करने के बाद चमियाना वार्ड से नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन ने नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से उनके शिमला स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस तरह उनके समर्थकों में खासा उत्साह भी देखने को मिला। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक बैंड बाजों के साथ जयराम ठाकुर के आवास पहुंचे, जहां खुश विक्रम सेन की जीत का जश्न धूमधाम से मनाया गया। मुलाकात के दौरान क्षेत्र के विकास, जनहित से जुड़े मुद्दों और जनता की अपेक्षाओं पर चर्चा की
की गई। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने खुश विक्रम सेन को जिला परिषद सदस्य निर्वाचित होने पर बधाई देते हुए उनके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना की। मीडिया से बातचीत करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी ताकत रहता है। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है तथा उन्हें लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि खुश विक्रम सेन क्षेत्र की जनता की आवाज को प्रभावी ढंग से उठाएंगे और विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जन समस्याओं के समाधान के लिए चुने गए प्रतिनिधियों को लगातार जनता के बीच रहकर कार्य करना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि युवाओं को राजनीति में आगे आकर लोकतंत्र के लिए सकारात्मक संदेश देना चाहिए और नई सोच के साथ जनसेवा करने वाले प्रतिनिधि समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। वहीं नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन ने भी अपनी जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता, कार्यकर्ताओं व समर्थकों को दिया। उन्होंने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की जनता के विश्वास और सहयोग की जीत होती है। चुनाव के दौरान लोगों ने जिस भरोसे से उन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है, उस विश्वास को कायम रखना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। खुश विक्रम सेन ने कहा कि क्षेत्र के विकास को गति देना, युवाओं, महिलाओं व किसानों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाना तथा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना उनके एजेंडे में शामिल है। बहुत ही शानदार जीत के साथ मुख्यमंत्री सिंह जी हमारे बीच में आए हैं और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि एक नौजवान ने शानदार जीत हासिल की है पंचायत के जिला परिषद के अपने वार्ड से। और ये एक बहुत बड़ा एक संदेश भी है राजनीतिक। बहुत सारे लोग बहुत जगह से जीते हैं जी, और हिमाचल प्रदेश में अब की बार तो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा समर्थन मिला है। लगभग 70% जनप्रतिनिधि पंचायतों में, ब्लॉक समिति में, जिला परिषद में अगर चुन करके आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, और एक तरह का एक संदेश दिया है प्रदेश की जनता ने। लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई, मूल इकाई में अपना जब उनने मतदान का प्रयोग किया, जब पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके, ढूंढ ढूंढ करके जिताया और कांग्रेस पार्टी के जो लोग खड़े थे इस चुनाव में ढूंढ ढूंढ करके और चुन चुन करके हराया। ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। और उस दृष्टि से खासतौर से उन इलाकों में जहां कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा वर्चस्व रहता था, दबदबा रहता था राजनीतिक दृष्टि से, वो सब के सब जो है वो धराशायी है। मुख्यमंत्री के अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 जिला परिषद में से 3 जगह वो हारे, और यही स्थिति लगभग जो है उप मुख्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र की भी है। और जिनके पास ये महकमा है पंचायती राज ग्रामीण विकास का, और वहां से इस प्रकार से हमारे नौजवान साथी का जीत करके आना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं बहुत बधाई देता हूं। लगभग 10,000 वोटों से जीत करके आए, और जितने भी इनके विरोध में जो चुनाव लड़ने वाले थे उनकी सबकी जमानत जब्त। तो राजनीतिक दृष्टि से इसका एक संदेश है, इसका एक मैसेज है, वो उनको मुझे लगता है कि समझ आ जाना चाहिए कि आने वाले समय में होने वाला क्या है। और जहां हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस कोशिश कर रही थी ये पंचायत के चुनाव ना हो, लगातार प्रयास कर रही थी, डिजास्टर एक्ट लगा दिए हिमाचल प्रदेश में ताकि चुनाव ना हो। 6 महीने पहले ये चुनाव हो जाने थे। मैंने मुख्यमंत्री जी को उस वक्त भी कहा कि क्या फर्क पड़ता है, 6 महीने पहले चुनाव हो जाए, 6 महीने बाद चुनाव हो जाए, होने तो है ही।
और डिजास्टर एक्ट लगाने का मकसद सिर्फ एकमात्र को लेकर था कि उनको अच्छी तरह से मालूम था कि चुनाव होगा तो चुनाव का परिणाम उनके पक्ष में नहीं होगा, और आकलन उनका सही था। इस तरह से आज हिमाचल प्रदेश में हम नगर निगम में 4 में से 3 जगह जीते हैं। आज हिमाचल प्रदेश में नगर पंचायत नगर परिषद के चुनाव में अधिकांश जगह हम जीते हैं। जिला परिषद में हिमाचल प्रदेश में 12 जिलों में से 10 जिलों में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने वाले हैं, क्योंकि बहुमत हमारा है। अब उस जनादेश को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी अभी कोशिश जो कर रहे हैं वो कोशिश एक ही चीज को लेकर कर रहे हैं कि ये चुनाव तो हो गए, लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अब रोका जाए। उसके लिए तलाश कर रहे हैं रास्ते। नियम में परिवर्तन कर दिया। जो प्रोविजन था ओथ के बाद 7 डेज का 10 डेज का जो चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करने का था, उसको ओमिट कर दिया, खत्म कर दिया। यानी कि आने वाले समय में स्थिति ऐसी बन गई है कि पंचायत समिति तो बन गए, मेंबर तो बन गए, लेकिन चेयरमैन वाइस चेयरमैन मालूम नहीं 6 महीने बाद मिलेगा या मिलेगा तब मिलेगा, इस कार्यकाल में मिल पाएगा। जिला परिषद के मेंबर चुन तो गए, लेकिन उसके बावजूद चेयरमैन का चुनाव कब होगा वो प्रोविजन ही उन्हें खत्म कर दिया है। हम इस सारी चीज को लीगली एग्जामिन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से हम विचार करेंगे अगर इसमें कानूनी तौर पर अगर लड़ाई लड़नी पड़े उसको भी लड़ेंगे। और मैं आज के इस अवसर पर इतना ही मैं कहना चाहता हूँ, संदेश बहुत मजबूत है, जमीनी स्तर से संदेश है। जमीन पांव तले कांग्रेस के नेताओं की, मुख्यमंत्री की खिसक चुकी है, ये एक संदेश है। और अपने नौजवान साथी खुश जी को मैं यहाँ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले समय में हम संगठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, काम करेंगे मिल करके, और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। देखिए वही तुक्तारों में ना, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने मुख्यमंत्री जी के बारे में कहा जी, वो यही था कि भी साजिश करते हैं। वो साजिश का दौर अभी तक भी जारी है। अब आज के दौर में हम देख रहे हैं कि नगर परिषद नगर पंचायत में जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके रातों रात उनकी जमीनें नापी जा रही हैं, घर के आंगन नापे जा रहे हैं, ताकि किसी तरह से उनके ऊपर दबाव डाल करके वो चुनाव में कांग्रेस का समर्थन करें, या कांग्रेस का समर्थन करें ना करें तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके। ऐसे प्रयास लगातार हो रहे हैं। और हम भी हिमाचल प्रदेश में 5 साल मुख्यमंत्री रहे, और 5 साल में जब पंचायत के चुनाव हुए, हमने लोकतंत्र का सम्मान करते हुए जो फैसला हुआ उस फैसले के साथ आगे बढ़ने का निश्चय किया। और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी को इस संदेश को समझना चाहिए। अब बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के उलझना नहीं चाहिए। हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हर जगह फजीयत हो रही है। पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी और लू की चपेट में आए हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब राहत मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगी है। प्रदेश में सक्रिय हो रही पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने आगामी 16 जून तक राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में खराब मौसम बने रहने की स्थिति जाहिर की है। इस दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में तेज बारिश, गरज चमक, आंधी, ओलावृष्टि और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना भी बताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार रविवार से पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश में स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसके चलते वातावरण में नमी बढ़ेगी, बादल सक्रिय होंगे और कई इलाकों में मौसम अचानक बदल सकता है। विभाग का मानना है कि यह बदलाव न केवल लोगों को गर्मी से राहत देगा, बल्कि प्रदेश के कृषि, बागवानी और पर्यटन क्षेत्रों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है। मौसम विभाग ने वीरवार के लिए कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। इन जिलों में तेज हवाओं के साथ गरज चमक और भारी बारिश की संभावना भी बताई गई है। वहीं चंबा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति समेत अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कई क्षेत्रों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। इसके साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की घटनाएं भी देखने को मिल सकती है। ऐसे में लोगों को खुले स्थानों पर जाने से बचने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह भी दी गई है। बुधवार को प्रदेश के
अधिकांश हिस्सों में मौसम पूरी तरह साफ रहा और तेज धूप खिली रही। मैदानी और निचले क्षेत्रों में गर्मी ने लोगों को बुरी तरह से परेशान किया। ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, सोलन, सिरमौर और मंडी जिलों में लू चलने के कारण तापमान में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिला। बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ देखने को मिली। गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण लोग घरों में रहने को मजबूर दिखाई देने लगे। कई इलाकों में लोगों ने गर्मी से बचने के लिए कूलर, पंखे और एयर कंडीशनर का सहारा भी लिया, जिससे बिजली की मांग में भी बढ़ोतरी देखी गई है। गर्मी का असर केवल आम लोगों पर नहीं बल्कि पशुधन और खेती बाड़ी पर भी देखने को मिल रहा है। जल स्रोतों में पानी का स्तर घटने से ग्रामीण क्षेत्रों में चिंताएं बढ़ने लगी है। ऐसे में मौसम में आने वाला यह बदलाव लोगों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे और समय समय पर बारिश होती रहेगी। इससे दिन के तापमान में 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य स्तर के करीब पहुंच सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि लंबे समय से जारी गर्मी के दौर के बाद होने वाली बारिश वातावरण में ठंडक घोलने का कार्य करती है। इससे लोगों को लू और उमस से राहत मिलती है। शिमला, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कुफरी और नारकंडा जैसे पर्यटन स्थलों पर मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओलावृष्टि की घटनाएं बढ़ सकती है। कुल्लू, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति और ऊपरी शिमला के कुछ क्षेत्रों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना भी बताई गई है। हालांकि बारिश गर्मी से राहत देगी, लेकिन ओलावृष्टि किसानों और बागवानों के लिए चिंता का विषय बन सकती है। सेब, चेरी, पलम और अन्य फलों की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी हुई है। कृषि एवं बागवानी विशेषज्ञों ने किसानों को मौसम की स्थिति पर लगातार नजर रखने की सलाह भी दी है। मौसम परिवर्तन के शुरुआती प्रभाव मंगलवार देर शाम से मंडी में देखने को मिला, जोगिंदरनगर उपमंडल की नोहली पंचायत के बड़धार गांव में तेज तूफान के कारण एक बहुमंजिला मकान की छत क्षतिग्रस्त हो गई। अचानक आई तेज तूफान से मकान का ऊपरी हिस्सा भी प्रभावित हुआ, जिससे परिवार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। स्थानीय लोगों के अनुसार तेज हवा इतनी प्रबल थी कि कई स्थानों पर पेड़ भी झुक गए और बिजली के तारों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं सराज विधानसभा क्षेत्र के चिउनी में भी तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। यहाँ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला चिउनी के मुख्य भवन की छत तेज हवाओं के कारण उड़ गई। भवन के कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा है और स्कूल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से भवन का निरीक्षण करवाने की भी मांग की है। बारिश से जहां खेतों में नमी बढ़ेगी और फसलों को फायदा मिलेगा, वहीं ओलावृष्टि की संभावना किसानों और बागवानों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। प्रदेश के कई हिस्सों में मक्की, धान और सब्जियों की खेती शुरू होने वाली है। ऐसे में बारिश कृषि गतिविधियों के लिए लाभदायक साबित हो सकती है। दूसरी ओर सेब और अन्य फलों की फसल पर ओलों का खतरा बना हुआ है। बागवानी विशेषज्ञों ने बागवानों को फसलों की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय अपनाने की सलाह भी दी है। संभावित खराब मौसम को देखते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग को सतर्क रहने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहे। बिजली गिरने की आशंका को देखते हुए खुले मैदानों और ऊंचे पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह भी दी गई है। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश कांग्रेस में जारी कलह को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है और जब मुख्यमंत्री पार्टी अध्यक्ष हुआ करते थे तब भी संगठन चलाने के बजाय अलग अलग गुटों को साधने का कार्य करते थे। आज सरकार बनने के बाद भी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है और कांग्रेस पहले की तरह गुटों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस की पहचान विकास या जनहित के कार्यों से नहीं बल्कि आपसी खींचतान और गुटबाजी से हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश कांग्रेस में इतने गुट हैं कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल हो चुका है। हर गुट अपनी अलग राजनीतिक दिशा और हितों के साथ कार्य कर रहा है, जिसके कारण सरकार और संगठन दोनों प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेतृत्व को जनता की समस्याओं के समाधान पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन वर्तमान में पूरा ध्यान पार्टी के भीतर असंतोष को नियंत्रित करने और नेताओं को संतुष्ट करने में लगा हुआ है। इसका सीधा असर प्रशासनिक कामकाज और विकास कार्यों पर पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह अपने आंतरिक मतभेदों से कभी बाहर नहीं निकल पाती। चुनाव के समय एकजुटता का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन सत्ता में आते ही गुटबाजी और नेतृत्व संघर्ष खुलकर सामने आ जाता है। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में यही स्थिति देखने को मिल रही है, जहां कई नेता सरकार की कार्यप्रणाली से असंतुष्ट है और समय समय पर यह असंतोष सार्वजनिक रूप से भी दिखाई देता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कलह की पार्टी बन चुकी है। पार्टी के भीतर चल रही खींचतान
खींचतान के कारण विकास और जन कल्याण के मुद्दे पीछे छूट गए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और विकास कार्यों में आ रही बाधाओं को लेकर चिंतित है, लेकिन सरकार इन मुद्दों पर प्रभावी काम करने के बजाय अपने राजनीतिक समीकरणों को संभालने में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हुई है और जनता से किए गए उनके वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ऐसे में सरकार को आत्ममंथन करने की जरूरत रहती है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के मुद्दों को उठाती रहेगी और सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास कराती रहेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों ने सरकार को विकास के लिए चुना है, न कि आंतरिक कलह और राजनीतिक संघर्ष देखने के लिए। यदि सरकार अपनी ऊर्जा गुटबाजी समाप्त करने और जनहित के कार्यों पर केंद्रित करती है तो प्रदेश के विकास को नई गति मिल सकती है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस के भीतर चल रही खींचतान अब किसी से छिपी नहीं है। संगठन और सरकार के विभिन्न स्तरों पर असंतोष की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। इससे स्पष्ट है कि पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को पहले अपने घर की स्थिति सुधारनी चाहिए और उसके बाद प्रदेश के विकास की बात करनी चाहिए। तो पार्टी ही कलह की पार्टी है और इस बात को लेकर के जो मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पर बार बार टिप्पणी करते थे, हम बार बार कहते थे कि अपना घर देखिए, अपना घर संभालिए, परिवार संभालिए। और मुख्यमंत्री जी जब पार्टी के अध्यक्ष थे तो पार्टी थोड़ी चलाते थे, वो गुट ही चलाते थे। आज भी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी है तो सरकार थोड़ी चला रहे हैं, गुट ही चला रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लगातार उनके खिलाफ बोले हैं, सरकार के खिलाफ बोले हैं, उनके काम करने के तरीके पर बोले हैं। अब कांग्रेस पार्टी के एक और नेता जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने बड़ा तीखे शब्दों में अपनी बात कही है। तो इसलिए इन सारी चीजों को लेकर के मैं यही कहूंगा कि कांग्रेस के तो गुटों की संख्या ऐसी है जिसकी गिनती करना भी संभव नहीं है। तो निश्चित रूप से गंभीर आरोप है और मैं इन सारी चीजों को लेकर के यही कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो नशेड़ी है। जो उपाध्यक्ष उनकी पार्टी के कल तक आपके उपाध्यक्ष थे, आज नशेड़ी हो गए। तो इसलिए इन सारी चीजों पर मुख्यमंत्री जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, अपनी सरकार की, अपनी पार्टी। वही बात को लेकर के यहाँ कोई विजन नहीं है, काम करने का तरीका नहीं है, नियम नहीं है, कानून नहीं है। इन सारी बातों को लेकर के मैं एक बार नहीं अनेकों बार कह चुका हूं। थैंक यू।